नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कई दिनों से अधिकारी के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थीं। उन्हें मंच पर अमित शाह के बगल में जगह दी गई थी। अधिकारी के साथ सुनील मंडल, दीपाली विश्वास समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी और प्रदेश के परिवहन मंत्री अधिकारी ने कुछ दिन पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया था। अधिकारी के पिता और भाई भी टीएमसी से सांसद हैं। हालांकि उन्होंने शुभेंदु के पार्टी छोड़ने पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही वे भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी के बाद बीजेपी नेता अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आज सभी दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज एक एमपी, 9 एमएलए समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, जब चुनाव आएगा तो ममता दीदी आप अकेली रह जाएंगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सभी पार्टी से अच्छे लोग आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा से जुड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि दीदी कहती हैं भाजपा दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, जब आपने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई थी तो वो दल बदल नहीं था क्या? शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी? আর আজকে যিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে। কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। আপনারা বলুন, 98 সালে যখন তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হয় কার শরিক ছিল এনডিএর পার্টনার? 98 লোকসভাতে 9 আর 2 11 জোটে জিতেছিল। রাহুল সিনহা আছেন, রাহুলরা বলতে পারবেন গ্রহণ করলেন যিনি। तो सुना आपने शुभेंदु अधिकारी को जो कह रहे थे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लिया था, आज वे ही मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। बहरहाल चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं नीरज राय जी, टीएमसी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है ए.के. मिश्रा जी। और बीजेपी से मृत्युंजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। धन्यवाद। नीरज जी, शुभेंदु अधिकारी तो चले गए, साथ भी कई औरों को अपने साथ ले गए हैं। दीदी कहती हैं कि टीएमसी तो एक बरगद है, एक दो के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर पेड़ की मजबूती उसकी जड़ें होती हैं और जड़ें ही कमजोर होती जाएंगी तो जाहिर है एक ना एक दिन वो पेड़ भी कमजोर हो जाएगा। देखिए भानु भाई, जाहिर सी बात है कि जो दीदी ने बोला है कहीं से गलत नहीं बोला है। और आपको मैं बता दूं कि जितना मुझे तकलीफ नहीं है उनके जाने की, उससे कहीं ज्यादा भाजपा को खुशी हो रही है। ठीक है, तो तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए।
मेरे पार्टी से अगर कोई जा रहा है तो तकलीफ मुझे होनी चाहिए जी। लेकिन खुशी भारतीय जनता पार्टी को है। आयातित नेताओं की लंबी लिस्ट तैयार करने का शौक भारतीय जनता पार्टी को है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और रही बात बरगद की, तो बरगद की जड़ें कमजोर नहीं हो रही है, क्योंकि बरगद की जड़ वहां की जनता है और जनता को नेता बनाने का अधिकार प्राप्त है। और जो नेता जिसको कि जनता ने विधानसभा में पहुंचाया, वो नेता स्वहित अपने फायदे के लिए पार्टी को बदलने का अगर काम करता है तो अब इस पर जनता ही सबक सिखाएगी। इस पे दीदी से कोई तो मतलब है नहीं कि नहीं दीदी उसको सबक सिखाए। हाँ ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय झा जी, आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए और भी कई नेता उनके साथ आ चुके हैं। बीजेपी का कुनवा बंगाल में बढ़ रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं और आने वाले चुनावों पर क्या कुछ इसका फर्क पड़ने वाला है? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, एक मिश्रा जी, यही सवाल आपसे कि बीजेपी का जो कुनवा बढ़ रहा है, कितनी मजबूती आने वाले चुनावों में, बंगाल के चुनावों में बीजेपी को मिलेगी इससे, या कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बंगाल के चुनाव को या राजनीति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आजादी के समय से लेके अब तक अकेले बंगाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रही बात किसी के इस तरफ से उस तरफ आने जाने की, स्पेशली शुभेंदु जैसा क्षेत्रीय राजनीति में प्रखर विद्वान और अगर कोई राजनीतिक विभूति आ रही है, तो ये दोनों ही पार्टियों, बीजेपी के लिए गेन है, लेकिन ममता दीदी को ये समझना चाहिए कि उनसे क्या चूक हो गई कि ऐन वक्त पे उनके जो दिग्गज हैं, जो पिलर है उनकी पार्टी के, उनको छोड़ के चले जाते हैं। अगर उनके चारों पिलर इस तरीके से ढह गए तो महल कैसे टिका रहेगा? आप मुझे बताइए ना। दीदी के सपनों का महल चुनाव में कैसे रहेगा जब उनके खंबे, उनकी नींव उनके साथ नहीं रहेंगे? आत्ममंथन करने का ये वक्त है, और जितनी जल्दी जो है तृणमूल कांग्रेस इस चीज पे आत्ममंथन कर लेगी, शायद वो आगे आने वाले नुकसान को बचा पाएगी। चलिए, बिल्कुल। नीरज राय जी, क्या वाकई ये मंथन करने वाली स्थिति में टीएमसी आ गई है? क्योंकि जिस तरह से एक एक करके आपके नेता छोड़कर जा रहे हैं टीएमसी को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता देखिए मजबूती देती है, जहां आपके नेता कमजोर पड़ रहे हैं तो जाहिर है उनके वोट भी उस पार्टी को जाएंगे जिस पार्टी में वे शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि आपने विकास करवाया है, अगर विकास करवाया है आपने, उसके बावजूद भी आपकी अंदरूनी कलह नहीं खत्म हो पा रही है, तो वो विकास का फायदा नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि अंदर से आप कमजोर हो रहे हैं। देखिए भानु भाई, जब जब चुनाव आता है, आप भी सहमत होंगे, मिश्रा जी भी सहमत होंगे, जब जब चुनाव आता है वैसे ये स्थितियां बनी रहती हैं। और रही बात अभी मंथन करने की, तो आप लोग भी बधाई के पात्र रहे हैं कि आप लोग जब जब कमियां बताए हैं मंथन होता रहा। और मिश्रा जी, ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है कि एक हफ्ता, एक दिन और एक महीना से नहीं चल रहा है। वहां पर हम लोग भाजपा के जो आरोप है, इनके जो दम्भ भरा जाना कि हमारे 65 नेताओं को, विधायकों को लेके जाएंगे, पिछले 6 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो जब 6 साल से देख रहे हैं तो ममता बनर्जी तो एकाएक कहीं नेता टपक नहीं गई है, जिस तरह से अमित शाह जी खुदा कर ले दिए गए, समझ रहे हैं ना? तो उस पर मंथन चल रहा है। जिस नेता को जाना ही होगा उसको रोकने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वो जाएगा तो किसी न किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही ना किसी में कमियां निकालेगा, ऐसे थोड़े निकाल पाएगा। हम जा रहे हैं भाई, अब हम बजा रहे हैं भाजपा, हम ज्वाइन कर लेंगे, टीएमसी हमको अच्छी लगी रही है फिर भी हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे तो कह कोई जाएगा नहीं। ठीक है, ये अपने रुष्ट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी, इस पर गहन मंथन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है, मृत्युंजय झा जी भी जुड़ गए हैं नीरज जी हमारे साथ, उनसे भी इसका जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय झा जी, जिस तरह से आज शुभेंदु अधिकारी और नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का कुनवा बढ़ रहा है, किस आधार पर कह रहे हैं गृह मंत्री की दीदी आप अकेली रह जाएंगी? ये दीदी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि आज उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की लाशों पर बैठ करके अगर वो साथी हम सत्ता पर काबिज हो जाए तो ये भारत है, और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को कभी चलने नहीं देगी। और यही कारण है कि आज उनके घर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। वही नदियां जब जुड़ती है तो समुद्र बनता है। और अब बरगद की बात करते हैं, हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे थे बरगद की बात करते हैं, भाई बबूल का पेड़ है, कहते हैं रोपे पेड़ बबूल के, आम कहां से होए? आप सपना देख रहे हैं कि फिर से हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। और अभी कई लोग ऐसे लोग हैं जो सीधा संपर्क में हैं और वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और कमल फूल को लेकर के बंगाल के अंदर ये किस पार्टी के लोग संपर्क में हैं मृत्युंजय जी? देखिए अभी धीरे धीरे देखिए मंच पर स्वयं आ जाएंगे
हम किसी को कहते नहीं, लेकिन कोई अगर सुगंध को लेने के लिए आता है, कोई चाहता है कि उस विचारधारा के साथ हम काम करना चाहते हैं। आज अगर ममता बनर्जी का चेहरा बना है तो भूलना नहीं चाहिए टीएमसी को कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है जो ममता दीदी को उन्होंने इतना मान सम्मान देने का काम किया। कहां था उस समय कांग्रेस उनके साथ? कब खड़ा हुआ कांग्रेस ने उनकी बेइज्जती की थी? उस समय वो कांग्रेस के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ देने का काम, मान बढ़ाने का काम किया था। आज उनको बीजेपी खराब लग रहा है, आज उनके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये सत्ता से अहंकार में इतनी भूल गई है कि न वो अपनों को पहचान पाती है, न बंगाल के लोगों को पहचान पा रही है। चलिए ठीक है, नीरज राय जी, जिस तरह से आपके बड़ा नेता है, एक के बाद एक के बाद तो जा रहे हैं सवाल और भी दावा कर रहे हैं। देखिए मृत्युंजय जी की और भी नेता भी संपर्क में है। मृत्युंजय जी, बड़ा अच्छा लगा कि चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो आप जैसे नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम याद आ गया। अरे उस महापुरुष का नाम बोल दीजिए अपने मोदी जी और अमित शाह जी को कि हमेशा हर मंचों पे लिया करें। 2014 से पहले की बीजेपी को याद करिए, 2014 के बाद की मार्केटिंग और आयातित जो बीजेपी बैठी हुई है उसकी बात न करें। अटल जी को बदनाम मत करिए चुनाव के समय आप लोग नाम लेके। ममता बनर्जी से पहले कौन खानदान है आपका? हमारा तो अटल बिहारी वाजपेयी खानदान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे खानदान है। अरे भाई साहब देखिए, आप तो ममता बनर्जी से शुरू होता है और ममता बनर्जी में खत्म होता है। हम तो अटल जी का नाम हमारा खानदान सुनिए झा जी का नाम लेंगे ही, इसमें नई बात क्या है? आप हमारे खानदान के बारे में चर्चा करने में असक्षम हैं। उस पे पहले जो है ना ममता जी के यहाँ बाद में जाइएगा। सुनिए ना पहले आप देखिए, ये सब व्यक्तिगत चीजें, सुनिए यह व्यक्तिगत चीजें हो जाती है, यह व्यक्तिगत चीजें हो जाती है झा जी। सुन लीजिए मृत्युंजय झा जी, सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। ये सब जो चीजें होती है ना, संयमित डिबेट का विषय बनाइए। आप व्यक्तिगत चीजें अगर हमारे खानदान के बारे में बोल दीजिए, आपके पहले मोदी जी और अमित शाह जी जान ले तब ममता जी पे पहुंचिएगा। नीरज राय ना उस तरह की डिबेट करना नहीं पसंद करते हैं झा जी, संयमित शब्दों का प्रयोग आज कर रहे हैं। मैं 15 साल से डिबेट कर रहा हूँ, आपकी जानकारी जितना आप सुनिए जो आप कर रहे हैं ना, आज नीरज राय नहीं कर रहे हैं। देखिए चर्चा का विषय ये नहीं है कि कौन कब से डिबेट कर रहा है, क्या मतलब, इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर सवालों का जवाब है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए सिर्फ। विषय पे आइए, कहना चाहता हूँ धैर्य से सुनना चाहिए टीएमसी के मित्रों को, टीएमसी के मित्रों को धैर्य से सुनना चाहिए। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं कि हम क्यों याद करते हैं, तो अटल जी को हम याद करेंगे, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करेंगे, आप किनको याद करेंगे ये आप बताइए ना। याद करेंगे, उस विभूति को हम पूजा करते हैं, आप याद करेंगे हम पूजते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ ना। करेंगे आप राजनीतिक, सुनिए आप राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, वो भारत रत्न है, मैं उनको पूजता हूँ। देखिए हमारे बारे में आप जानकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हमारे आराध्य हैं और हमारे पहले अध्यक्ष रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी बंगाल। चलिए ठीक है, मैं पुरानी बातों पे न जाके आज के जो मुद्दे हैं, आज जो परिस्थितियां हैं बंगाल में, उस पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। विषय पे मैं आज के तर्क पे कहना चाहता हूँ, मैं आज के तर्क पे कहना चाहता हूँ, बंगाल में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, क्या इसमें दोषी कोई और था? क्या टीएमसी था? ये बताना चाहिए। बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, पत्थरबाजी की गई, उनके शीशे तोड़ दिए गए, क्या इसमें दोषी कोई दूसरा था या टीएमसी शामिल था? आप हमको ये बताइए कि टीएमसी के लोग उसमें शामिल थे कि नहीं थे? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं मृत्युंजय जी, जवाब ले लेते हैं नीरज जी। मैं गिना दूं भाई साहब, कार्यकर्ता को उस समय मृत्युंजय जी याद करिएगा जब आप ही के विधायक की हत्या होती है मुहम्मदाबाद उत्तर प्रदेश, कृष्णानंद राय की, उसके आरोपितों के आप ही की सरकार सीबीआई जांच से बरी करा देती है। पहले उस विधायक की हत्या के आरोपियों को पकड़ नहीं पाते हैं, और बंगाल में कार्यकर्ता का होता है तो उस पर आपको कार्यकर्ता याद आता है। अरे भाई साहब, कोई भी चीज आप देखिए, विकास के मुद्दे पे बात अगर करना चाहते हैं तो संयमित डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। केरल में हत्या होती है उसका उदाहरण देंगे, उत्तर प्रदेश में होती है, आप अपने हत्या करेंगे उसका जवाब नहीं देंगे। जहाँ पर आप सत्ता में शामिल हैं, आप इसके भागीदार हैं, आप हमको जवाब नहीं देंगे। आप हमको बोलने देंगे तब बोलूंगा, या तो आप बोल लीजिए तब मैं बोलूं, या मैं बोलूं तो आप बोलिए ना। मैं तो जवाब मांगना चाहता हूँ, मैं तो आज जनता के सामने आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए अगस्त 18 में हत्या हुई थी, वहां पर फांसी लटका दिया गया था, सभी न्यूज चैनलों में चर्चा हो गया था कि टीएमसी ने मार दिया। जांच में पता चला कि इनके ही बजरंग दल के 13 कार्यकर्ता उसमें दोषी पाए गए। उसके बाद जहां भी लोकसभा चुनाव से अब तक की जो चीजें हुई, पारिवारिक अगर
झगड़ा में भी कोई मरता है, कैजुअलिटी होती है, तो ये लोग झंडा लेकर पहुंच जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस ने मार दिया। ठीक है, तो जांच पे जो विषय आता है, अभी एक दो और ये नाम गिनाएंगे, वो गिनाएंगे तभी मैं बोलूंगा, उसका इतिहास बताऊंगा इनको। देखिए मृत्युंजय जी, आरोप लगाना सही है, लेकिन आरोप लगाने के बाद अपराधी बना देना ये उचित कहीं से नहीं होता है। अगर आप हम पे सिर्फ आरोप पे आरोप लगाएंगे, आप चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, उठता है तो आग लगी होती है। और आप ऐसे मत कहिए कि आपके टीएमसी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बंगाल में बना है, जिस प्रकार से खुल करके आप लोग कई बार स्लोगन दिया है, जो देश विरोधी स्लोगन आपका हुआ है, ये छिपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार के विषय में लेकर के आपने सरकार तक के सिस्टम को घेरा, आपने संविधान को घेरने का काम किया। एक विषय नहीं है, अगर आप विषय पर डिबेट करेंगे, कई ऐसे विषय हैं जिस विषय पर आपने देश के नियमों को वैचारिक विषयों से अलग जाने का कोशिश किया है। और इसलिए आज इसलिए आपके यहाँ से लोग फूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनको दबाव नहीं दे रहे हैं, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आज आप ही के नेता मंच पर खड़े होकर क्या बोल रहे थे, अभी आपने सुना कि नहीं सुना? चलिए ठीक है, अभी अमित शाह जी के मंच पर उन्होंने क्या भाषण दिया, आपने सुना कि नहीं सुना? तो आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के तारीखें कसे उन्होंने। ध्यान लगाता हूँ, 24 घंटा में सुनता हूँ क्या कहा, आप नहीं सुने होंगे, आपकी पार्टी का से सुने होंगे। नहीं तो हम तो 10 सेकंड में जवाब करेंगे कि बस सुना दीजिए इनको कि आज टीएमसी से टूट कर आए हुए लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और किस प्रकार से बीजेपी के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, इनको बता दीजिए, इनको बताना चाहिए। और इसलिए केवल हमारा ये नहीं है, आज जिस प्रकार से बंगाल का माहौल है, उस बंगाल के माहौल को देखते हुए अगर वहाँ के लोग आना चाहते हैं, किसी पार्टी से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, तो बीजेपी का जवाब दे दीजिए लोगों की पार्टी। मृत्युंजय जी देखिए, एक चीज का हमको जवाब शामिल होता है। ठीक है, मैं रोकूंगा यहाँ पर मृत्युंजय जी। भानु भाई जी सेकंड में एक सवाल पूछना। ठीक है मृत्युंजय जी, जवाब ले लेते हैं नीरज जी से भी। जी जरूर बहुत जल्दी नीरज जी लूंगा, 10 सेकंड जी। हाँ देखिए मृत्युंजय जी, किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहला जरूरी चीज होता है देश की जनता, प्रदेश की जनता और हमारे अपने स्थानीय नागरिक। अगर तृणमूल कांग्रेस पिछले कई सालों से इतना अनैतिक कार्य करती आ रही है जो कि आपके हिसाब से संविधान से अलग है, तो आखिरकार केंद्र की सरकार से छोटी, मतलब केंद्र की सरकार स्टेट की सरकार से छोटी रही या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगाते रहे? अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं तो पिछले 2.5 साल से डिबेट पे आवाज उठाता हूँ, तो गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं आप लोग करते हैं? क्या देश से बड़ा है राजनीति करना? अरे महाराज सुन लीजिए, अभी बता दूं मृत्युंजय जी आपको, आप 15 साल से डिबेट कर रहे होंगे। अगर मुझे लग जाए कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रद्रोही काम करती है तो सबसे पहले निकलकर हटने वाले में नीरज राय रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैं तो स्वागत करूंगा आपको, आज न कल आपको आना ही पड़ेगा। जो परिस्थिति का निर्माण है ये आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, कल आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपका स्वागत करूंगा माला लेकर। पहले हमको समझिए। चलिए ठीक है नीरज जी, मैं आपको रोकूंगा। मृत्युंजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है, वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, हम चर्चा कर रहे हैं साकेत शंखनाद की, जो बंगाल में आज उन्होंने किया है। टीएमसी से नीरज राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी से अब हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज शेख जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। चलिए गुलरेज शेख जी, आज बंगाल में शाह जी ने शंखनाद कर दिया है, बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए। क्या ये दल बदल की राजनीति को हवा नहीं है? नहीं, कोई हवा नहीं है। इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वहां शिखर पर चढ़ रही है और आज से नहीं चढ़ रही। इसके लिए पिछले 6-7 वर्षों से सतत परिश्रम कर रही है। पिछले विधानसभा में हमने परिश्रम किया था, लेकिन जनता का आशीर्वाद ममता दीदी को था, लेकिन उसके उपरांत भी हम जनता से कनेक्टेड रहे।
आंदोलन करते रहे, जनता की वाणी को वाणी देने का कार्य करते रहे, वो ग्राउंड लेवल पर बूथ स्तर पर काम करते रहे। लेकिन दूसरा पक्ष आप इसमें देखें तो एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता दीदी की, वह चरम पर है। क्यों है? क्योंकि जो मुद्दों को लेकर मां माती मानुष को लेकर आई थी वह उसमें फेल हो गई, कोई विकास का कार्य हो नहीं सका। वहां तो होड़ लगी हुई एक तरह से पिछड़ेपन की बिहार बंगाल में, और बंगाल की जनता आज समूचे भारत को देख रही है और देख रही है कि बंगाल किसी समय फाइनेंशियल कैपिटल की स्थिति में आता था कोलकाता, और आज पहले तो कम्युनिस्टों ने और आज ममता तो गुलरेज जी ठीक है, थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा आईपैक वाला जो विषय है जो प्रशांत किशोर को लेकर आए हैं। मेरे कुछ अपने जर्नलिस्ट मित्रों से भी बात हुई कलकत्ता में, उनका ये कहना है कि कलकत्ता में जो चाय की दुकानों पर खड़े होकर जो चर्चा करने का, संवाद करने का लोगों का, जिसको अड्डा कल्चर कहते हैं, उस अड्डा कल्चर में आप अभी जाओ तो कभी उनसे उनकी राय लेना शुरू करो तो जर्नलिस्ट को भी पहले वो शक की दृष्टि से देखते हैं लोग, फिर पूछते हैं कि आप प्रशांत किशोर की आईपैक से आए हैं। जब उनको कंफर्म हो जाता है आईपैक से नहीं आए तो फिर खुल के बात करते हैं। तो आईपैक से न केवल वहां की जनता रुष्ट है बल्कि खुद टीएमसी का जो कार्यकर्ता था वह भी उससे गुस्सा है। और हमने खुद ने देखा, देखिए हमारा एक मित्र दल है जनता दल यूनाइटेड, बिहार में पास ही लगा हुआ राज्य है, वहां पर भी ये व्यक्ति प्रशांत किशोर गए थे, उनको तो पॉलिटिकल हाइट्स राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक ले ली थी, लेकिन वहां पर स्थिति यह बन गई थी कि यदि इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता तो जनता दल यूनाइटेड में भी टूट पड़ जाती। लेकिन नीतीश बाबू ने सही समय पर सब चीजों को संभाल लिया। फिर एक जो ममता दीदी के जो भतीजे हैं उनका इन्फ्लक्स हुआ है और राइज हुआ है और पार्टी में सेकंड इन कमांड बन गए हैं, तो उसमें जो लोग सच में जनता से जुड़कर पार्टी को खड़े किए वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो राजनीतिक कार्यकर्ता के पास विकल्प क्या है? या तो घुटता रहे, मरता रहे, ऐसी पार्टी में जो समझती ही नहीं, जो जनता से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है गुलरेज जी, यानी कि इन सब चीजों से त्रस्त होकर ये नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यानी कि अंदरूनी कलह टीएमसी को कहीं ना कहीं खलबली मचा रही है। भाजपा की मेहनत भी है, आज भाजपा का जो ग्राफ बढ़ा है, ठीक है, भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो बीजेपी ही है ना। ठीक है AK मिश्रा जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले नीरज राय जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर के आने के बाद अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने के साथ साथ जो अंदरूनी आपकी कलह है, क्या उस पर मंथन अब नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का कई लोग खुलकर विरोध कर चुके हैं आप ही की पार्टी में। देखिए भानु भाई, जब 2014 के इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर PR का काम देखने के लिए अमित शाह जी के द्वारा एग्रीमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार संभाले थे, उस समय मतलब प्रशांत किशोर बहुत अच्छे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब बहुत बढ़िया काम किए, जो कि देश में देखे अब की मोदी जी की सरकार बन गई। लेकिन आज वही प्रशांत किशोर जब वहां बंगाल में PR का काम संभालने गए, भाई वो तो व्यापारी आदमी है, जो भी बोलेगा, जदयू के लिए भी देखे थे, कांग्रेस के लिए भी देखे थे, भाई उनका काम गए वहां पर, तो इनको खटकने लगा। और दूसरी बात यह है कि आज इनको ये दिखने लगा कि वहां पे परिवारवाद चल रहा है। भाई साहब, या अमित शाह जी के ही लड़के जय शाह को BCCI का अध्यक्ष बनाने के लिए बैठाया गया था, वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के ही लड़के विधायक बनेंगे, परिवारवाद नहीं है? भाजपा के लंबे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया जाए तो सभासद से लेकर मंत्री तक के भी देखा जाए तो सब परिवारवाद में लिप्त हैं। तो वही कहता हूँ कि दूसरे पे आरोप लगाइए, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। और जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने एक चीज कहा था बहुत बढ़िया कि पिछले 6-7 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, तो पिछले 6-7 सालों पे ये मेहनत वही कर रहे हैं कि एक भी रैली इनकी बता दिया जाए, एक भी इनके कार्यक्रम बताया जाए जिसमें कि मंच पे इनके शीर्ष नेता एक भी स्पीच ये दिए हों कि जो बंगाल में वर्तमान योजना चल रही है उससे बेहतर हमारी ये योजना है। भाई साहब, देश को आप लोगों ने कंगाल कर दिया, अब बंगाल चिल्ला रहे हैं, देश को कंगाल कर दिया ना, रोजगार दिया। चलिए ठीक है, गुलरेज सिंह जी से जवाब लूंगा इसका, लेकिन AK मिश्रा जी, ठीक है AK मिश्रा जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर का टीएमसी के अंदर विरोध हुआ, खुलकर नेता मंच पर बोलने लगे, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट डालने लगे, और अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से जो कद है पार्टी के अंदर, नेता उनके राजनीतिक कार्यकर्ता बोल नहीं पाते हैं, एक फैक्टर ये भी निकलकर सामने आ रहा है, और एक प्रशांत किशोर का विरोध ये भी सामने आ रहा है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी की शिकार होती जा रही है टीएमसी, और जिसका फायदा बीजेपी बंगाल में पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार हो चुकी है?
जब उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। जी। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप कंसल्टेंट को हायर करिए, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आपको कमियां लग रही हैं तो आपके यहाँ रणनीतिकार नहीं है, वो नेता फेल हो गए। अच्छा, जो रणनीतिकार अच्छे नेता रहे होंगे टीएमसी में वही विरोध कर रहे हैं वहां पे, तो इसका मतलब है कि अंदरूनी कुछ ना कुछ है। फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रवेश किया, आप पिछले चुनाव को देखिए और धीरे धीरे इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। तो अब शायद वो माहौल ममता बनर्जी के लिए भी, दीदी के लिए नहीं रहेगा कि एक छत्र, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां पे लगभग साफ ही हो गए हैं, कोई है नहीं, तो आमने सामने का जो भी तो आ गए अब। हाँ नहीं, देखिए जो फ्रंटल जो टक्कर होगी आमने सामने की वो बीजेपी से ही होगी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर ये बहुकोणीय मुकाबला होता तो ममता दीदी बहुत आसानी से जीत जाती, मैं बोल देता कि भाई उनकी सरकार आएगी। लेकिन जिस हिसाब से पीछे की परफॉर्मेंस है वो बताता है कि बीजेपी बहुत माइक्रो लेवल पे मैनेज करती है। ममता दीदी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और राय साहब ने एक चीज और बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह को आप पूछते हैं, बात अच्छी है, अगर उस व्यक्तित्व की आप पूजा करते हैं तो उनके सिद्धांतों की भी पूजा करें। पद्म भूषण पद्म विभूषण तो रतन टाटा भी गए थे, वहां पे गए थे, आपकी पार्टी ने क्या व्यवहार किया था ये दुनिया जानती है। बंगाल कभी एक इकोनॉमिक हब होता था, ग्लोबल इकोनॉमिक हब होता था कलकत्ता, अगर मैं इतिहास में जाऊं, और पिछले 70 सालों में राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को ऐसे ऐसे कर दिया, बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद से बंगाल लगातार गिरता चला गया। ममता दीदी आई थी, लोगों ने सोचा था बंगाल उठेगा, लेकिन ममता दीदी भी कहीं ना कहीं उन आशाओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, तभी तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2014 से A.K. मिश्रा जी 2014 से और अब तक 4 से 40% पर बीजेपी पहुंच गई वोटों की, अगर हम परसेंटेज की बात करें। क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या फिर इस बार टीएमसी के लिए चुनाव एक चुनौती बन जाएगा? टीएमसी के लिए चुनाव अभी नहीं, पिछली बार भी चुनौती थी। देखिए तभी तो ये 40% पे पहुंचा। नॉर्मली 35-36% पे तो स्टेट लेवल के इलेक्शन में तो क्लियर कट सरकार आ जाती है, बिना किसी विरोध के एक तरीके से जो संख्या चाहिए होता है वो ले आते हैं। मैं बोलता हूं अगर इसी की पुनरावृत्ति हो गई, हालांकि स्टेट लेवल के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में बहुत फर्क होता है, चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। जो आक्रमणकारी पार्टी होती है उसके लिए चुनौतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि बीजेपी के विंग्स और इनके इतने ज्यादा ये लोग मजबूत हैं ऑल ओवर इंडिया में, कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये सक्षम है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि टीएमसी डिफेंडिंग है, और टीएमसी के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया जगत में पूरे देश दुनिया में ये चर्चाएं चल रही हैं कि टीएमसी जीतेगी कैसे, इसकी बात नहीं हो रही है। बात इस चीज की हो रही है, क्या टीएमसी बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी अपने आप को। ये देखिए सिक्का यहीं पे पलट गया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो टीएमसी के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बात करते करते बातों बातों में ही इनके नीचे से कुर्सी कब खिसक गई पता नहीं चला। चलिए ठीक है। गुलरेज शेख जी, जिस तरह से पिछले दिनों हमला हुआ नड्डा जी के काफिले पर, तमाम नेताओं की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई, आज खुद गृह मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और किसान के घर खाना खाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसको साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बंगाल के किसानों को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां वोट दिख रहा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भी सुना, और उन्होंने भी संबोधित किया किसानों को। खुद गृह मंत्री महोदय मिल चुके हैं, कई मंत्री मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग कृषि मंत्री, और पीयूष गोयल जी और अन्य मंत्री भी 5-5 बैठक कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरीज की एक कतार है लंबी जिनसे बैठक करवाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि वह भी सही चल रहा है। कुछ ना कुछ ऑपोजिशन का खेल है, जिसकी वजह से पंजाब के विशेष के किसान जो हैं वो कुछ बहकावे में आ गए। उसमें हमारी कमजोरी है, मैं मानता हूं, क्योंकि पंजाब में हमारा संगठन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमजोर संगठन है पंजाब में। इसी गफ का फायदा कांग्रेस। गुलरेज जी, पंजाब में जो आपका संगठन था अकाली दल, उस तक को तो आप समझा नहीं पाए, उस संगठन को तो वो भी संगठन आपसे टूटकर चला गया।
हरसिमरत दीदी जो थी वो बैठकों में, कैबिनेट की बैठकों में मौजूद थी जब यह बिल रखा गया था, और उनकी भी उसमें अनुशंसा थी। लेकिन बाद में जो कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल बनाया, उनको शायद लगा होगा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया, हमको साफ दिख रहा है। लेकिन हमारे पुराने सहयोगी दल थे, मैं इससे टिप्पणी उनके विषय पे नहीं करूंगा, लेकिन हमारी कमजोरी है, मानते हैं कि हमारा संगठन पंजाब में कमजोर है, इसीलिए उसका मिसयूज करके लोगों को बहकाया गया है, किसानों को, लेकिन उस पर भी हम कंट्रोल कर लेंगे, उनको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से चुनावी यात्राएं एक के बाद एक हो रही हैं, हमले भी हुए, रक्त तंत्र कहीं ना कहीं वहां दिखाई दे रहा है, इसका जवाब किस तरह से देंगे? देखिए, रक्त तंत्र तो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि टीएमसी का कैडर खुद का कुछ नहीं है। टीएमसी के अंदर पूरा के पूरा वही कैडर भरा गया है कि जो मानता था पावर कम्स फ्रॉम द टिप ऑफ द बुलेट, अर्थात कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्टों को भरकर ममता दीदी ने अभी तक सरकार चलाई और संगठन चलाया। तो जो लोग हैं उसी विचारधारा के हैं कि जो शक्ति आती है वो तो जो गोली का टिप होता है उससे आती है या फिर राइफल के बट से आती है, तो फिर वही कर रहे हैं। लेकिन बंगाल को यदि इस रक्त रंजित राजनीति से परमानेंटली निकालकर विकास के पथ पर चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है, जनता भी समझ रही है इसकी। चलिए ठीक है नीरज राय जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है रक्त तंत्र है, वहां रक्त रंजित राजनीति हो रही है, और आप कहते हैं कि बंगाल में ममता दीदी ने पूरी तरह से लोकतंत्र किया हुआ है, और इस लोकतंत्र अगर बंगाल में है तो क्यों आपके नेता एक एक करके खिसकते जा रहे हैं? दीदी के जो गढ़ उन्होंने बनाया, जो किला उन्होंने बनाया, बीजेपी उसको भेजती जा रही है। देखिए भाई साहब, जाने को तो मुकुल राय भी गए थे 2017 में, जब मुकुल राय टीएमसी में थे, उस समय सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी शारदा नारदा में नजर आ रहे थे मुकुल राय। हेमंत बिश्व शर्मा भी गए थे उस समय। तो बताइए, जब ये लोग जब भाजपा में चले गए थे तो उनसे बड़े काबिल और उनके विचारधारा को मजबूत स्तंभ देने वाला कोई नेता ही नहीं रहा। और यहाँ पे बंगाल पे एके मिश्रा जी अच्छा बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ ये हुआ कि जो राजनेताओं को बोलना चाहिए वो एक पत्रकार होकर बोल रहे हैं। देखिए, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा कम से कम समय में। देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 18 सीट लाई थी 19 के इलेक्शन में, लेकिन उससे भी बड़ा कटु सत्य यह भी है कि वोट परसेंटेज हमारा 1.5 से 2% कम हुआ, भाजपा का बहुत तेज बढ़ा, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस उस समय इनको वॉक ओवर दे दी थी। और एके मिश्रा जी, आप इससे ज्यादा सहमत होंगे कि 18 में से 12 से 13 ऐसी सीटें रही जहां पर कि 1500, 1500 से लेकर 3-3,500 तक का हुआ जीत विजय हुआ। लेकिन यह देखना है कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट इस बार भी वॉक ओवर दे रही है। अगर मेरे वोट परसेंटेज 45.5 से 44 की बजाय हम 30 से नीचे आ गए होते तो मैं अपना हार मान लिए होते हम। लेकिन काम पे हम राजनीति वहां पे करते आ रहे हैं, काम पे लोगों के अंदर हम द्वारे द्वारे जाने का काम करते रहे हैं। तो अब उस स्तर पे जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, मुकुल राय भी बहुत भारी नेता टीएमसी के बोले जा रहे थे, चले गए मुकुल राय। तो भाई जो स्वहित की बात सोचेगा वो तो जाएगा ही जाएगा ना। इसमें बहुत वो राजनीति में ये सब चीजें ना कोई आखिरी पार्टी होती है ना कोई आखिरी शब्द होता है, जाने वाले जाते। जिस तरह से भाजपा के लिए मोदी जी हैं उसी तरह से टीएमसी के लिए ममता जी हैं, और ममता जी के ही नाम पे वोट मिलता है। नहीं तो अमित शाह जी अपने नाम पे वोट मांग के देख ले कितना वोट मिलता है। गुलरेज भाई बैठे हुए हैं या कह दें कि इनके नाम पे वोट, हर चीज से घुमा के आता है कि मोदी जी हैं। एक प्रधानमंत्री को आप प्रमोट ले जाके करते हैं मुख्यमंत्री के लिए कि मोदी जी का चेहरा देखिए। कल आप ग्राम प्रधानी के चुनाव में लेकर जाएंगे कि मोदी जी हैं इसलिए ग्राम प्रधानी का हमको वोट दे दीजिए। भाई एक व्यक्ति विशेष को इतना भी नीचे मत ले जाकर लेकर चले जाइए कि प्रधानमंत्री को आप ग्राम प्रधान तक ले जाने की बात करें। अपने से भी तो चुनाव लड़िए ना। आप में वो संभव है कि मोदी जी के नाम पे हम लड़ेंगे तो टीएमसी ममता जी के नाम पे लड़ने में असक्षम कैसे हो जाएगी? चलिए ठीक है, मैं आता हूं गुलरेज जी, आता हूं मैं आपके पास, जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नीरज राय हमारे साथ हैं टीएमसी से, एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, और गुलरेज शेख जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रख रहे थे। एके मिश्रा जी, आता हूं मैं आपके बाद, 1 मिनट गुलरेज शेख जी से जवाब ले लें जी। देखिए,
एक बात सब जानते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं भी करें अभी, हालांकि पॉलिटिकल बात होगी क्योंकि बहस पॉलिटिकल है, लेकिन बंगाल का जो स्टेटस था किसी समय वो स्टेटस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि बंगाल को कंगाल करने में चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वापस से यदि बंगाल को मेन स्ट्रीम करना है तो उसको मेन स्ट्रीम की तरह ही ट्रीट करना होगा। जो राष्ट्र जो उन्नति पे जा रहा है उस उन्नति की कड़ी में बंगाल को जोड़ना होगा। वो कौन कर सकता है आप बताइए? कि ममता दीदी कर सकती है या कम्युनिस्ट कर सकते हैं? जो कांग्रेस खुद शैया पर लेटी है, मृत शैया पर, वो उसके जो सहयोगी हैं वो सोचते हैं कि अगरबत्ती लगा देंगे तो लाश बदबू नहीं मारेगी, वो जीवित हो जाएगी, जो नहीं होता। तो कौन कर सकता है? बंगाल की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम भाजपा कर सकती है। इसीलिए भाजपा वहां पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। विषय आया, हमारे काबिल मित्र कह रहे थे टीएमसी से कि प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह क्यों रखते हो आगे? मेरे भाई, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक है नरेंद्र मोदी जी। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सेनापति हैं। तो प्रधानमंत्री भी रहते हैं, अमित शाह जी भी रहते हैं, जेपी नड्डा जी भी रहते हैं, और हमारे कैलाश दादा ने ही तुमको तो खत्म कर दिया है यार। चलिए ठीक है गुलरेज जी, तो ये बता दीजिए टीएमसी ममता जी के सामने बीजेपी का कौन सा चेहरा है बंगाल में? पूरी बीजेपी ही। कमल जो है, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता, बीजेपी का एक ही चेहरा होता है, वह होता है कमल का निशान। चलिए ठीक है ए के मिश्रा जी, तमाम चेहरों की बात हो गई। अब बीजेपी कह रही है हमारा एक कार्यकर्ता ही काफी है, जबकि नीरज जी कह रहे हैं कि मोदी जी का ही चेहरा क्यों, आप अपने नाम पर वोट मांग दीजिए। पार्टियों के पास जो सबसे मजबूत चीजें होती हैं वो अपने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करते हैं। कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं लगा सकता है और कोई रोक भी नहीं सकता है। ये एप्लीकेबल है ग्राम प्रधान के पंचायत से लेके पंत प्रधान, देश के प्रधानमंत्री तक के चुनाव के लिए। ये रोक नहीं पाएंगे। दूसरों पे उंगली उठा सकता है ना मिश्रा जी? नहीं, वो आप दोनों लोग वो समझते रहिए। अगर आपको लगता है तो आप ममता दीदी, हाँ, तो एक पक्षीय मत बोलिए ना आप। नहीं, मैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ। बोलिए, ममता दीदी का चेहरा प्रयोग करिए, उनके पास जितने चेहरे हैं वो प्रयोग करेंगे। 3-4 चेहरे तो इन्होंने उतार दिए हैं। अमित शाह जी भी गए हैं और विजयवर्गीय जी गए हैं, मोदी जी भी गए हुए हैं, और मुकुल राय वगैरह जितने आपके तरफ, इवन आपके जो चेहरे थे उसका भी ये प्रयोग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए जो रैलियां हो रही हैं, जो कभी आपका चेहरा होते थे वो आज इनका चेहरा है। मैं नीरज राय जी, देखिए मैं आपको यही बोल रहा था, चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ नहीं होगा, अटैक आपके ऊपर हो रहा है ये आप मानते होंगे। मुझे बीजेपी और आपके पार्टी के जीत हार से कोई मतलब नहीं है। मैं बोलना ये चाहूंगा, आपने एक बड़ी कायदे की बात बोली और मैं उसको मान भी लेता हूं, इंडोर्स कर लेता हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने और वामपंथियों ने इनको वॉकओवर दे दिया। जो सबसे ज्यादा चिंता करने की बात है, हम लोगों को, आपको सोचना चाहिए कि अब की बार वॉकओवर तो आपके पार्टी के दिग्गज नेता ही इनको दे रहे हैं। वो शामिल होकर के इनमें, इनके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पार्टी के ही लोग अगर वॉकओवर दे रहे हैं तो कांग्रेस और दूसरे पक्षों की तो बात बाद में आती है। खतरा हमेशा अंदर से होता है, जो खतरा आपके साथ है यहाँ पे, आपको डिफेंड करना है। अगर आप डिफेंड कर लेते हैं अपने आप को तो वही आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। आप इसमें सोचिए, रेदर देन उनसे उलझने की जगह आप अपने अंदर आप अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप बचे तो रहिए। चलिए ठीक है ए.के. मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त दो पक्षों में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही हम जंग देख रहे हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा भी है जो इसमें अहम भूमिका निभा पाएगा? देखिए, तीसरा मोर्चा की अभी तक तो सूचना नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। उसके बाद भारतीय राजनीति भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। पूरे 28 राज्यों में बहुत सारी पार्टियां हैं। हो सकता है यूपी से बसपा सपा ऐलान कर दे। उससे भी बड़ी चीज, तो अपने एक दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो किस डाल से कूद के कब कहां पहुंच जाए इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि वो देखिए दिल्ली में बैठे थे, यूपी पहुंच गए। अब यूपी से ओवरनाइट जर्नी होती है, पता चला ट्रेन पकड़ के सुबह पहुंच गए और वो बोलने लगे कि दादा भानु आचे मैं आ गया। तो देखिए, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स है। ओवैसी जी को आप देखिए,
जो अभी बोल रहे हैं मैं यूपी में आऊंगा, उससे पहले मुझे लग रहा है कहीं वो अपनी गाड़ी का रुख जो है कलकत्ता की तरफ ना कर दे। और अगर उन्होंने कलकत्ता की तरफ अपना रुख कर दिया तो इसमें मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्शन हो जाएगा। बंगाल का पॉलिटिकल सेंटिमेंट आजादी के टाइम से बड़ा स्पेसिफिक रहा है। एक मिसाई रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, फिर आगे भी इस पर मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाह का शंखनाद बंगाल में हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी और कई अन्य नेता, सुनील मंडल जैसे भी बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और भी अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी में आ गए हैं। तो बंगाल में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है, लेकिन टीएमसी के लिए मुश्किल होती जा रही है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।